लेंदी है, और ये लेंदी इसलिए है क्योंकि इसकी एक एक जो फ्रेगमेंट है उसको समझाने में, आपको उसके साइकिल को समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। चलिए, बाकी लोग नहीं आए अभी तक। चलिए जाने दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। और यहाँ पर 3 और 5 क्यों लिखा रहता है? हाँ, बता रहे हैं। और यहाँ पर 5 और 3, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं इसमें। हाँ बेटा, बता रही हूँ ना। देखो, पहले तो आप पेन लो या पेंसिल लो, एक कॉपी लो, और जो जो आपको नोट डाउन करते जाना है आप करते जाना। ठीक है, डाउट क्लियर करते जाएंगे आप। हम्म, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेल साइकिल से। तो सेल साइकिल में हम पहले चलते हैं, और सेल साइकिल में जो मेन उनका बात हुआ था उस दिन, कि सेल साइकिल में आखिर ऐसा क्या होता है जो सेल साइकिल को हम लेते हैं। तो सेल साइकिल में आप जानते होंगे कि क्या होता है। ये होता है माइटोसिस फेज, ये होता है जीवन फेज, ये होता है एस फेज, और ये होता है G2 फेज। ठीक है, और ये कंप्लीट जो साइकिल होता है वो होता है इंटरफेस। ठीक है बेटा, यस मैम। यहाँ तक क्लियर है। ये होगा इंटरफेस। अब ये कंप्लीट इंटरफेस है, तो इसमें मेन हमको समझना क्या है? हमको मेन समझना है माइटोसिस फेज को और एस फेज को। एस फेज का पूरा नाम क्या है? क्या कहते हैं एस फेज? क्या आपको पता है एस फेज को क्या बोलते हैं? सुहानी? डीएनए का सिंथेसाइज होता है ना? हाँ, डीएनए का जहाँ पर सिंथेसाइज होता है उसे कहते हैं सिंथेसिस फेज। एस फेज का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस फेज। जहां पर डीएनए का सिंथेसाइज हो उस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। हम्म, अब बात करते हैं एस फेज की। तो एस फेज में होता है सिंथेसाइज, मतलब जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है, तो जब एस फेज की बारी आती है तो एक टाइम अलॉट होता है ना। एक टाइम अलॉट होता है। मान लो कि आपको मैंने कहा कि बेटा 5 मिनट में नोट्स बनाओ, तो आप क्या स्टार्ट करोगे? आप स्टार्ट करोगे, पहले कॉपी निकालोगे, पेन निकालोगे, फिर आप टाइटल दोगे। ठीक है, टाइटल के बाद सब टाइटल दोगे, और फिर आप स्ट्रक्चर बनाओगे। तो इतना करने में आपको कम से कम 5 मिनट से 6 से 7 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि आपका जो बुक ओपन करने का टाइम है, लिखने का टाइम है, वो भी डिसाइडेड नहीं रहता है ना। तो इसमें होता क्या है, सेल डिवीजन के लिए भी एक टाइम अलॉटेड होता है। अर्ली मॉर्निंग का 1 आवर, है ना। अर्ली मॉर्निंग का 1 आवर जब होता है तब सेल डिवीजन करता है, और फुल डे यानी कि 23 to 22 आवर्स जो होता है वो रेस्ट फेज में होता है, जहाँ पर 3 जो फेजेस होते हैं, G1, S एंड G2, ये फेज कंप्लीट होती है ना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। यस मैम। हम्म, तो जब बारी आती है G1 फेज की, तो G1 फेज में, उस फेज में होता क्या है कि नॉर्मली देखा जाए तो जितना हमारा सेल डेवलप हो पाता है, जैसे सेल डिवीजन में मेटाफेज, टीलोफेज, ये सब कंप्लीट हो जाते हैं। तो टीलोफेज के बाद G1 फेज स्टार्ट होता है, और वही लास्ट स्टेज होती है। मतलब कि मदर सेल से डॉटर सेल्स कंप्लीट बन जाती है। अब डॉटर सेल से क्या बनाना है आपको? फिर से मदर सेल बनेगी, डॉटर सेल, और फिर वो डॉटर सेल फिर मदर सेल्स बनेगी। तो इतना करने तक के
क्या फेज बनते हैं? ये फेज इसलिए बनते हैं कि इनके जो इंटीरियर पार्ट होता है, मतलब कि इनके जो सेल्स होते हैं, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये आपका एनिमल सेल हो गया, और एनिमल सेल के होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। ठीक है ना? ये डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। और रेप्लिकेट क्यों करता है? क्योंकि इस डीएनए के अंदर जो सिंथेसिस होगा, यानी डीएनए का सिंथेसिस होगा, वो स्ट्रैंड के थ्रू होगा। और ये सिंथेसिस हमारे पेरेंटल से यहाँ तक जाएगा, डॉटर से जाएगा। तो पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए बनने के बीच जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो होती है सिंथेसिस की। और सिंथेसिस में क्या क्या होता है? रेप्लिकेशन। ठीक है। यस मैम। हम्म, अब मैं आपको रेप्लिकेशन के बारे में बता रही हूँ। रेप्लिकेशन होता क्या है? रेप्लिकेशन का अगर मीनिंग देखा जाए तो रेप्लिकेशन होता है, फर्स्ट टर्म है इसका, पहला तो कॉपी करना। इसमें किसकी कॉपी हो रही है? पेरेंट टू डीएनए, पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए की कॉपी हो रही है। सेकंड इसका टर्म्स है कि मिरर इमेज होता है ये। क्या होती है ये? मिरर इमेज। अब मिरर इमेज का मतलब क्या होगा? हूबहू जैसे हम अपने आईने में अपने आप को देखते हैं, जैसे वो हमारे एकदम सेम होते हैं, वैसे ही नहीं अपने आप बेटा, को रेप्लिक। ना ना ना। मिरर इमेज को सबसे पहले तुम समझो कि ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारी राइट ईयर है, राइट कान है, और ये तुम्हारी लेफ्ट ईयर है। ठीक है। तो मिरर में जब हम देखते हैं तो ये वाली जो ईयर है ये इधर दिखाई देती है, और ये वाली ईयर इधर दिखाई देती है। मतलब राइट राइट वाली ईयर जो होगी वो इधर दिखाई देगी, और जो लेफ्ट वाली ईयर होगी वो इधर दिखाई देगी। मतलब कंप्लीट जो जो हमारा इमेज होता है वो टोटल ऑपोजिट हो जाता है। होता है कि नहीं? यस मैम। होता है ना? हाँ, यही चीज समझना है। तो मिरर इमेज होता है डीएनए का। जैसे मान लो ये हो गया हमारा डीएनए, है ना? तो ये जो स्ट्रेंथ होगा वो होगा 5 to 3 स्ट्रेंथ। तो ये जो उल्टा होगा ये 3 to 5 स्ट्रेंथ का होगा। समझ में आया? यस मैम, समझ सॉरी में आ गया। जो सॉरी जो सॉरी, 5। हाँ, समझ में आना अब? हाँ यस मैम। हम्म। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या होता है रेप्लिकेशन में। जैसे रेप्लिकेशन को अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल ना समझा के एक वर्टिकल समझाऊं तो क्या होगा? जैसे कि कोई एक स्ट्रैंड को ले लेती हूँ मैं। ठीक है। ये डबल स्ट्रैंड होती है, मतलब डबल हेलिक्स की होती है। मतलब कि एक हेलिक्स होने के बाद जो होती है वो उसकी डबल हेलिक्स होती है ना डीएनए में? यस मैम। तो डबल हेलिक्स में अगर मैं एक स्ट्रैंड की बात करूं तो इस तरह से दिखेगी वो। दिखेगी ना? यस मैम। अब मैं बात करती हूँ इस स्ट्रैंड की, ओनली इस स्ट्रैंड की बात करूं तो कैसे दिखेगा वो? इस तरह से होगा वो। ठीक है। अब इतने की बात करूं तो इतने स्ट्रेंथ में हमको क्या करना है? रेप्लिकेशन। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। हम्म।
अब रेप्लिकेशन इस स्ट्रैंड की करना है, मतलब कि ये जो स्ट्रैंड जारी है वो होगी लीनियर स्ट्रैंड में, क्योंकि जब हम बात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा उस सेल में डीएनए है या उस सेल में आरएनए है ना। तो जब हम बात प्रोकैरियोटिक की करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कौन कौन होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, कुछ स्पॉन्ज, कुछ एल्गी, इस तरह से कुछ जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो कहलाते हैं। वायरस और बैक्टीरिया की बात करें तो इनका जो शेप और साइज रहता है वो ह्यूमन के एनिमल सेल से बिल्कुल अलग होता है और प्लांट से बिल्कुल अलग होता है। तो इनका जो शेप स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इनका शेप स्ट्रक्चर या तो राउंड शेप में होगा या फिर बिना किसी शेप साइज का होगा। अगर हम इसके सेल की बात करें तो इसका जो सेल होता है वो साइटोप्लाज्मिक सेल होता है, होगा ना? यस मैम, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस। हाँ। अब इसकी सेल की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक सेल के अंदर डीएनए का जो स्ट्रेंथ होता है वो राउंड शेप में होता है। ठीक है, क्या यस होगा? मैम। राउंड शेप में होगा। अब ये राउंड शेप में क्यों होता है? क्योंकि इनका शेप साइज ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है कि इनका डीएनए राउंड शेप में होता है। तो इनके क्रोमोसोमल, इनका एवरीथिंग जो पार्ट होगा वो राउंड शेप के अंदर ही कंप्लीट करेगा। क्लियर है? यस मैम। अब प्रोकैरियोटिक सेल का रेप्लिकेशन देखेंगे ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है अब अगर राउंड शेप में है इसका डीएनए, मतलब कि इनका जो स्ट्रेंथ होगा ये ऐसा होगा, मतलब इनका ये स्ट्रेंथ होगा और इसमें ही ये बेस पेयर्स बनाएंगे। इसमें ही ए यू जी सी टी ई जो भी होगा ना वो इसी के अंदर कंप्लीट करेंगे। इनका रेप्लिकेशन इसके ही अंदर फॉर्म होगा। अगर रेप्लिकेशन इस स्ट्रेंथ से काम कर रहा है तो इनका रेप्लिकेशन एंड जो होगा वो यहीं पर आकर खत्म होगा। क्लियर है बेटा? यस मैम। हम्म अब आते हैं यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक के जो स्ट्रेंथ होते हैं, मतलब हम ह्यूमंस के, एनिमल्स के, ये कैसे होते हैं? लीनियर में होते हैं, मतलब हमारे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो लीनियर शेप में रहेंगे और यही लीनियर शेप में हमारे डीएनए भी रहेंगे। तो डीएनए को हम एक लीनियर शेप के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, तो देखो अब हमारा डीएनए, इस डीएनए स्ट्रेंथ में इस तरह से डीएनए दिखाई देता है। तो इसको हमको क्या करना है? रेप्लिकेशन करना है। अब हमको रेप्लिकेशन करने के लिए एक छोटा सा स्ट्रैंड लेना है, एक छोटा सा फ्रेगमेंट लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमको रेप्लिकेशन को समझना पड़ेगा। तो इस छोटे से स्ट्रैंड में हमको जब रेप्लिकेशन देखना पड़ता है तो इसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब पार्ट में डिवाइड करने के लिए पहले हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड किए, अब 3 पार्ट को हम मतलब 3 को डबल करेंगे। तो डबल करने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि क्यों कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये डीएनए स्ट्रेंथ है, हमको यहाँ पर इनका रेप्लिकेशन देखना है कि यहाँ पर सिंथेसिस कैसे होगा, यहाँ डीएनए कैसे रेप्लिकेट करेगा। तो उतने के लिए हमको इस छोटे से पार्ट की जरूरत है, बाकी के पार्ट की जरूरत नहीं है। अब छोटे से फ्रेगमेंट देखने के लिए पहले हम इसको करेंगे डबल। डबल करेंगे इसलिए क्योंकि ये जो पार्ट होगा ये कहलाएगा इनका रेप्लिकेशन या रेप्लिकॉन। क्लियर है बेटा? यस मैम। रेप्लिकेशन फॉर्क ये नहीं कहलाता है। रेप्लिकेशन फॉर्क वहां कहलाएगा जहां पर ये डबल से सिंगल में बदलेगा। तो रेप्लिकॉन को हम समझते हैं, इसके लिए पहले इसको डबल करेंगे। डबल करने के लिए हम इसका ऐसा पॉइंट लेंगे जहां से ये रेप्लिकेट कर सके। तो हम इसके बीच की स्ट्रेंथ लेते हैं, यानी बीच का पार्ट लेते हैं। बिटवीन द स्ट्रेंथ हम बीच का पार्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि
रेप्लिकेंट जो होगा वो दो वेज में होगा। जैसे कि कोई भी नदी को हम काटते हैं तो बीच से काटेंगे, जिससे बीच से कटेगा तो वो नदी कैसे बढ़ती है, इस तरह से बहती है ना। बीच में अगर काट देते हैं तो नदी ऐसे बहती है। बिल्कुल वैसे ही रेप्लिकेशन को हम अगर बीच से देखें तो ये बीच से पार्ट करेगा। अब रेप्लिकेशन इतने से इतने स्ट्रेंथ पर होगा। रेप्लिकेशन इस और इस स्ट्रेंथ पर रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है। रेप्लिकेशन स्ट्रेंथ इसलिए करता है क्योंकि जो इसका जो मीनिंग बेसमेंट होता है, मतलब बीच का पार्ट होगा, ये जो बीच का पार्ट है वो इसका पार्ट कहलाएगा जनरेटिंग रेप्लिकेटिंग पार्ट। क्या कहलाएगा? जनरेटिंग रेप्लिकेंट पार्ट। लिखता नहीं हो पा रहा है। अब हमको देखना है कि ये लोग दो स्ट्रैंड के बीच कैसे रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो पॉलीमरेज होगा, डीएनए का पॉलीमरेज सेक्शन को क्या बोलेंगे? एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम। जितने भी एस ग्रुप वाले होते हैं, ए एस ई, अगर पीछे में लग गए तो वो कहलाते हैं एंजाइम। क्या कहलाएंगे? एंजाइम। तो पॉलीमरेज जो होगा, मतलब वो एंजाइम क्या करेगा, सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करेगा। मतलब कि वहां पर एक तरह से खड़ा हो जाएगा, दरबारी की तरह खड़ा हो जाएगा कि अब यहाँ से स्टार्ट करो। तो ये यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर ये स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर वो स्टार्ट करना स्टार्ट करता है डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज यहाँ पर बैठा, अब करो भाई तुम, अब इसको डबल करो। ठीक है। तो पॉलीमरेज क्या करेगा, जैसे 5 to 3 स्ट्रेंथ है ना, 5 to 3 में क्या क्या जुड़े होते हैं? पिरामिडीन्स एंड प्यूरिन्स जुड़े होते हैं ना, जुड़ते हैं कि नहीं? सुनाई दे रहा है बेटा मेरी वॉइस? यस मैम। हाँ। अब यहाँ पर जो प्यूरिन एंड पिरामिडीन्स जुड़े हैं, जैसे कि ए के साथ क्या जुड़ा होता है? थाइमीन। टी। अरे टी नहीं है, टी नहीं है। ए, यू, जी और सी, सिर्फ इतने की बात हो रही है, टी अच्छा। की बात नहीं हो रही है। हाँ। तो थाइमीन के बदले यूरेसिल। हाँ। अब यहाँ पर जो ए, यू, जी, सी, क्योंकि ये नाइट्रोजनियस बेस पर होता है, डीएनए में क्या है? नाइट्रोजन बेस है। पढ़े हो ना 11th में? यस मैम। हाँ। तो ये इनके ही बीच होगा। यहाँ पर टी एब्सेंट रहता है, लेकिन जब बात रेप्लिकेशन की स्टार्ट होती है तो टी वहां पर प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर सिंथेसिस को समझना है, क्योंकि सिंथेसिस में होता क्या है कि एक स्ट्रेंथ पर वो करना चाहता है, मतलब उसकी कॉपी करना चाहता है। तो उसको हम कॉपी करने से पहले अगर हम इसका ओरिजिन पार्ट पढ़ें, तो ओरिजिन पार्ट मतलब ये जो मैंने दिखाया है डिस्प्ले में, इसकी बात करें तो ये एक डबल हेलिक्स, सॉरी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ये जुड़ेगा। जब बात ओरिजिन की होती है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वहां से स्टार्ट होगा जहां से इसका स्ट्रैंड स्टार्ट हुआ। मतलब जब हमने कोई डीएनए का पार्ट या डीएनए के स्ट्रैंड को लिया तब इसका ओरिजिन हुआ। इसमें जरूरी होती है सबसे बड़ी बात प्राइमर की। प्राइमर क्यों लेते हैं हम? प्राइमर क्यों लेते हैं? मैम उनको ज्वाइन करके रखने के लिए। हम्म। प्राइमर को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि प्राइमर कोई और नहीं, प्राइमर खुद एक नाइट्रोजनियस बेस प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स है।
कोई और चीज नहीं है। प्राइमर खुद एक नाइट्रोजनियस बेस जिसको हम प्राइमर कहते हैं, जैसे ATGC, ये क्या हो गए हमारे प्राइमर हो गए। तो प्राइमर हम इसलिए लेते हैं, प्राइमर को कहीं से लिया नहीं जाता, प्राइमर तो वही होते हैं। प्राइमर इन द सेंस, प्राइमर का नाम इसलिए प्राइमर दिया गया है क्योंकि जो स्ट्रेंथ है हमारी डीएनए की, उसमें ये जो प्यूरिन एंड pyrimidine जुड़े हैं, ये प्राइमर का एक एक ऐसा स्ट्रैंड है जिसको हम फर्स्टली, प्राइमर का मतलब क्या होगा, प्राइमर का मतलब ये होगा कि हमको वहां पर पहले पहले स्ट्रैंड को कवर अप करना है। पहले, पहले का मतलब किसी चीज को जानने के लिए हम प्राइमरी लेवल पर पढ़ते हैं ना, पहले पहले किसी चीज को जानने के लिए प्राइमरी लेवल क्रॉस करते हैं, उसके बाद हायर से समझते हैं। तो प्राइमर का मतलब हमको यहाँ पर फर्स्ट या प्राइमर स्ट्रैंड को लेना है। तो प्राइमर का होता है AGT और C, ये उसका प्राइमर हुआ। सिर्फ इसको समझने के लिए, किसको, रेप्लिकेशन को समझने के लिए। क्लियर है बेटा या कंफ्यूज हो रही हो? नो मैम, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ। अब होता क्या है, 5 to 3 और 3 to 5 इसलिए होते हैं क्योंकि जब ये इस एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये मिरर फेस बनाते हैं। मतलब T के साथ अगर कोई जुड़ा है, T A के साथ अगर जुड़ा है T, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में C के साथ G जुड़ा होगा। अगर उसके बाजू में A और T है तो उसके जस्ट बाजू में G और C जुड़ा होगा। इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये प्राइमर जुड़े होते हैं। जहां पर प्राइमर जुड़े होते हैं वहां पर एक एक एंजाइम लगता है जिसको बोलते हैं प्राइमरेज। ठीक है, तो ये पूरा जो होल ऑफ द प्रोसेस है वो एंजाइम से ही कनेक्टेड है। बेसिकली एंजाइम कनेक्टेड है तभी ये हो पाएगा। विदाउट एनी एंजाइम्स ये प्रोसेस एब्सेंट रहेगा। ठीक है। यस मैम। हम्म। अब आते हैं हेलिकेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलिकेज? हेलिकेज वो चीज होती है जो उसे उस स्ट्रैंड को कंप्लीट करने के लिए या उस स्ट्रैंड को डबल करने के लिए जुड़ती है। एंजाइम वहां पर कटिंग बोर्ड होती है, एक तरह की कटिंग, कट करने वाली एंजाइम। देखो एंजाइम का काम क्या होता है, तोड़ना, काटना, जोड़ना, यही होता है ना। 11th में पढ़े हो कि नहीं? यस मैम। अच्छा मैं याद दिलाती हूँ फिर। ये पढ़े हो ना, लॉकिंग सिस्टम? यस मैम। पढ़े हो ना? हाँ। यस मैम। लॉक करना मतलब कि आपका वो एंजाइम इसको या तो लॉक करेगा या तो फिर इसको डिस्ट्रॉय करेगा, है ना। तो एंजाइम का काम होता है तोड़ना, मरोड़ना, जोड़ना, यही काम है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जब हम बात तोड़ने की करते हैं या डबल करने की बात करते हैं, मतलब कि पैरेंटल डीएनए अपने आप को तोड़कर ही तो कॉपी बनाएगा क्या, कि बिना तोड़े कर लेगा? तोड़कर करेगा। अब तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए। एंजाइम के लिए सबसे पहले आता है, सबसे पहला उसका वर्कर आता है हेलिकेज। हेलिकेज उसको ब्रेक डाउन करता है और फिर ब्रेक डाउन करने के बाद फिर वो एंजाइम डीएनए गायरेज पर जाता है। गायरेज भी एक तरह का प्रोड्यूसिंग करेगा न्यू स्ट्रैंड का। गायरेज क्या करता है, न्यू स्ट्रैंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, गायरेज क्या किया, न्यू स्ट्रैंड को बनाया। अब न्यू स्ट्रैंड को बनाने के लिए क्या करते हैं, ये न्यू स्ट्रैंड सबसे पहले एक छोटे से पार्ट से स्टार्ट होती है और फिर वो पार्ट प्यूरिन एंड pyrimidine के थ्रू कंप्लीट की जाती है ना। मतलब एक पार्ट बनेगा, फिर दूसरा पार्ट बनेगा, फिर तीसरा पार्ट बनेगा। इस तरह से प्यूरिन और pyrimidine एक दूसरे के स्ट्रैंड को तोड़ती मरोड़ती हुई कॉपी करती है। यहाँ पर समझ आया बेटा? यस मैम। हम्म। अब आते हैं डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस। सिंथेसिस करने पर भी वही वही एंजाइम्स नहीं लगते हैं, दूसरे एंजाइम्स भी आते हैं। जैसे कि पहले वाली जो जब ओरिजिन हुआ, जब डीएनए का ओरिजिन हुआ या रेप्लिकेशन का ओरिजिन हुआ तो हेलिकेज आया था। लेकिन यहाँ पर हेलिकेज के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी जुड़ते जाएंगे जो उसको कॉपी करते जाएंगे। ठीक है,
क्या होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। मान लो कि ये कोई स्ट्रैंड है डीएनए की। अब इसमें जो प्यूरिन पिरिमिडिन जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, कोई ए के साथ टी जुड़ गया, कोई जी के साथ सी जुड़ गया, कोई सी के साथ जी जुड़ गया। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सिंगल कर देते हैं। अब इसको कॉपी करना है तो इसको सिंगल बना देते हैं। तो सिंगल बनाने के लिए सबसे पहला जरूरी मेन पॉइंट आया हेलिकेज। हेलिकेज ने क्या किया, इसको डबल किया या न्यू स्ट्रैंड लाया। हेलिकेज उसको तोड़ा और उसको फिर तोड़कर दूसरे स्ट्रैंड की तरफ ले गया। ठीक है, जहां पर ये हुआ उसे कहेंगे आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर, क्योंकि आरएनए अपने साथ एंजाइम को लेकर आया। ये हेलिकेज जब वो लाया तो आरएनए आया, आरएनए अपने साथ उस प्राइमर को लेके आया और उस प्राइमर की वजह से ये स्ट्रैंड डबल हुई। क्लियर है बेटा यहाँ पर? यस मैम। हाँ, अब आरएनए क्या करता है, आरएनए इन सारे प्यूरिन्स के साथ हर एक स्ट्रैंड को एक फ्रेगमेंट के थ्रू, जैसे कि एक एक स्टेप बाय स्टेप इस फ्रेगमेंट को बनाते जाएगा। जहां पर 5-3 है वहां 5-3 स्ट्रैंड बनेगा, जहां पर 3-5 है वहां पर 5-3 बनेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा, जैसे यहाँ पर 5 बना, 5 से 3 बना। ठीक है, अब नया फ्रेगमेंट बनाने के लिए 3 to 5 बनाएगा, फिर नया फ्रेगमेंट बनाने के लिए 5 to 3 बनाएगा, फिर नया फ्रेगमेंट बनाने के लिए 3 to 5 बनाएगा। इस तरह नए नए फ्रेगमेंट बनते जाएंगे। एक स्मॉल अमाउंट को अगर हम फ्रेगमेंट को देखते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलेंगे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। आपके न्यू पेज में है। हाँ यस मैम है। जब जब हम न्यू फ्रेगमेंट की बात करेंगे तो वो फ्रेगमेंट क्या कहलाएगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जहां जहां डीएनए प्राइमर लगेगा वहां वहां लाइगेज के साथ, हेलिकेज के साथ वो उसे तोड़ता जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि नए नए फ्रेगमेंट बनने के साथ साथ बीच में गैपिंग भी आती जाती है, और इस गैपिंग को जोड़ने के लिए जो स्ट्रैंड लगते हैं उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। जैसे कि कहीं गैपिंग आ रही है ना, अब नया 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 बनता जाएगा फ्रेगमेंट, तो कहीं कहीं गैपिंग आएगी, तो इस गैपिंग को हम लोग कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर जोड़ने का काम होगा। जैसे अधूरा हो गया कोई जगह तो उसको पूरा करने के लिए लैगिंग स्ट्रैंड वर्किंग करेगा। ठीक है, अब जहां जहां पर डीएनए अपने आप को डबल में बदलेगा उस जगह को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, यस मैम। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। मैम ये यहाँ पर एसएसपी का फुल फॉर्म क्या है? कहाँ पर? हम लोग की बुक में दिया है। एसएसपी? एसएसबी। एसएसबी? हाँ, जहाँ पर आपके इसमें हेलिकेज एंड टिप्लो नहीं टोपो टोपो। आइसोमरेज लिखा है। हाँ यस मैम, वही पर। वहां पर हम लोग की बुक में ना एसएसबी दिया है। एसएसबी दिया है? यस मैम। ठीक है, आप मुझे स्कूल में दिखाना। ठीक है, यस मैम। हाँ। कहीं पर मतलब ऐसे लिखा हुआ है क्या एसएसबी का फुल फॉर्म या? नो मैम, इधर तो नहीं लिखा है बुक में। अच्छा, ये अलग अलग राइटर ना बेटा अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, अलग अलग टर्म यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है ना? यस मैम। तो डीएनए का रेप्लिकेशन समझ में आया बेटा कि और समझाऊंगी? नो मैम, समझ में आ गया। आगे का टॉपिक स्टार्ट करना, जल्दी खत्म ठीक करने वाला चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं प्रूफ रीडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूफ रीडिंग, है ना? 2 मिनट है, समझा देती हूँ। देखो,
होता क्या है, जब डीएनए अपनी न्यू स्ट्रैंड बनाती है या डीएनए कॉपिंग करती जाती है, तो कई बार ऐसी जगह होती है जहां पर डैमेज आ जाता है ना। जैसे कोई स्ट्रैंड बन रहा है ना, जैसे सिंपली आप समझो कि आपका घर बनता है, तो कहीं कहीं पर डैमेज तो होगा ही, कहीं कहीं पर डैमेज आएगा। जैसे आप सिंपली आप घर बनाते हो, कोई दीवार बनाते हो, तो कोई जगह डैमेज हो जाती है, कहीं पर सीमेंट नहीं आता है, कहीं पर रॉड शेप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर डैमेज आएगा ना, तो डीएनए उसको एक प्रूफ रीडिंग करता है, प्रूफ रीडिंग के लिए एक कोड बनाता है, और उसके लिए वो एक एंजाइम लेता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करने के लिए, ये नॉर्मली क्या होता है, ये बैक्टीरिया में होता है, लेकिन जब बात हम प्रोकैरियोटिक बात करें तो ये बैक्टीरिया में होगा। लेकिन जब हम इसको यूकैरियोटिक में बात करें, तो इसका जो हेलिकेज होता है, इसका जो रिपेयरिंग सिस्टम होता है, उसे ही रिपेयर एंजाइम्स कहते हैं। मतलब रिपेयर एंजाइम्स हमारी बॉडी में लगेंगे और उनकी बॉडी में डीएनए पॉलीमरेज 3 लगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मतलब एक शॉर्ट टर्म में मैं समझाऊं तो डीएनए जहां पर डैमेज करेगा, या डीएनए कहीं पर डैमेज हो जाएगा, या कोई ए सी टी यू जी प्यूरिमिडीन्स डैमेज हो पाएगी, हो जाती है, जो कि क्योंकि कम टाइम रहता है, जल्दी जल्दी बनाना रहता है, तो उस टाइम पर उनको एक रिपेयरिंग भी करने के लिए होता है, एक प्रूफ रीडिंग भी होता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब जहां जहां पर आपका डैमेज होगा वहां पर वो प्रूफ रहेगा कि यहाँ पर डैमेज हुआ है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। चलिए, कल हम पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग। यस मैम। ओके, ठीक है, चलो, बाय मैम, थैंक यू। वेलकम।